जाता है? पुरुष नसबंदी क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त, जब पुरुष के शुक्र वाहिनी को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है तो यह पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? याद रखना, इसे पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है ना। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये सभी को याद रखना है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। महिला नसबंदी, वाह वाह वाह, अब ये जस्ट पूछे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? जब महिला में मादा जनन तंत्र में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका पाई जाती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। जब हम फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट करके बांध देते हैं डॉक्टर की मदद से, तो इस घटना को, इस विधि को महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया महिला नसबंदी क्या कहलाता है, तो याद रखना महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्ब वेधन कहते हैं। उल्ब वेधन के द्वारा हम किसका जांच करते हैं? देखो, उल्ब वेधन वह तकनीक है जिसमें बच्चे की कोशिका से डॉक्टर क्या करता है? बच्चे के लिंग और गुणसूत्रीय विकारों का पता लगाता है। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार और बच्चे का लिंग पता लगाने वाली तकनीक को उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें बच्चे के चारों तरफ उपस्थित, बच्चे के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। उस लिक्विड को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। उस द्रव में बच्चे की कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं का जांच कर हम क्या कर सकते हैं? बच्चे के लिंग का और गुणसूत्रीय विकार का पता लगा सकते हैं। बच्चे के लिंग और गुणसूत्रीय विकार का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मैम, आप 2 दिन पहले प्रयागराज गई थी ना हनुमान मंदिर? नहीं, हम नहीं थे, हमारी जुड़वा बहन एगो है ना, वो घूम रही है ना। याद रखिए, अगर आप लोगों को सड़क पर कहीं पर भी गोलगप्पा चाट खाते हुए, किसी भी तरह का पिक्चर मूवी या घूमते फिरते हुए कोई मेरी जैसी लड़की दिखाई दे तो आप उसको निधि मैम मत समझिएगा। हम तो बहुत भोले सीधे साधे हैं, हम तो अपने घर से भी नहीं निकलते हैं। वो हमारी बेरुपिया है जो घूम रही है। अगर आपको वो दिखाई दे तो आप उससे दूरी बना ले, है ना। अपने पास वो हथियार लेकर घूम रही है, तो कृपया करके आप हमारी जैसी दिखने वाली लड़की, हूबहू हमारी जैसी दिखने वाली लड़की से तुरंत दूरी बनाए। वो निधि मैम नहीं है, वो कोनो बेहरूपिया है। समझ में आया? अब इतना बताने के बाद भी अगर तुम लोग फोटो खिंचवाने आ गए ना, कसम बता रहे हैं, हथियार निकाल लेंगे फिर हम। याद रखना, कोनो दिखे ना हमको, नालायक कहीं के, जीना मरना मुश्किल की हो तुम लोग। खाना गोलगप्पा खा रहे हैं, ठौरा आ गया, मैम एगो फोटो खींच दीजिए। बताओ, लोगों को मना करते हैं गोलगप्पा मत खाओ, वो हमारा फोटो खींच कर लेकर गया है, करा इंस्टा पे डाल देंगे, बदनाम कर देगा हमको कि देखो मैडम जी बोलती है गोलगप्पा मत खाओ और खुद ही गोलगप्पा खा रही है। अब हमसे फिरौती मांग रहा है, कह रहा पैसा देंगी तब वे फोटो डिलीट करेंगे, और वरना इंस्टा पे डाल देंगे कि निधि मैम गोलगप्पा खाती हैं और दूसरों को मना करती हैं। बताओ, ऐसे ऐसे नालायक हमको उच्च कोटि के बच्चे मिले हैं। क्या करें अब हम इन सबका? खाना पीना दुश्वार किए हुए हैं। बाकी आप लोग गोलगप्पा मत खाइए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है अचानक से जनसंख्या का बढ़ जाना। कल वहां पे 10 बच्चे थे, परसों आए तुमको 1000 बच्चा देखने को मिला, बस इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। कोई आपसे पूछे जनसंख्या विस्फोट क्या है, याद रखना जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है, क्या होता है? अचानक से जनसंख्या में बढ़ोतरी। अब ये कब होगा भैया? जब लोग मरेंगे। कब? किसी को बीमारी होगा तुरंत इलाज हो जाएगा,
पैदा होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। इन तीनों में क्या देखने को मिलेगा बच्चा? तो याद रखना, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है क्या होना? किसी निश्चित क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या में होने वाला वृद्धि क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? याद रखना, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? आपको बताना है इनमें से वो कौन सा रोग है जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? वह कौन सा रोग है जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या ये सभी? ठीक है, देखो भैया, सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है, एड्स आपका एचआईवी वायरस की वजह से होता है, गोनोरिया निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के वजह से होता है। लेकिन ये तीनों बच्चा एक शरीर से दूसरे शरीर में यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, है ना? यौन संबंध बनाने से ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, एमटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एमटीपी को हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय संगर्भता समापन, है ना? चिकित्सीय संगर्भता समापन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी कहा जाता है। आपको बताना है एमटीपी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। एमटीपी अंग्रेजी में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल टर्मिनेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी मल्टी टर्मिनेशन प्रोग्राम या नन। नन का मतलब NONE, NONE का मतलब नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त याद रखना, गर्भ में क्या करना? संतान को खत्म कर देना। ठीक है, गर्भ काल पूर्ण होने से पहले ही गर्भ में संतान को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? चिकित्सीय संगर्भता समापन, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन कहलाता है। इसको लेकर भारत में 1971 में कानून बना। 12 सप्ताह तक अबॉर्शन कराना सेफ होता है। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूध पिलाने वाली माता, दूध पिलाने वाली माता लैक्टेशन में गर्भधारण की संभावना कम क्यों होता है? अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें संतान उत्पन्न करने की संभावना कम क्यों होता है? ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग नहीं होने के कारण, ऑप्शन बी शुक्राणु मरने के कारण, ऑप्शन सी गर्भाशय कमजोर होने के कारण या नन। तो मेरे दोस्त याद रखना, जब तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उसके शरीर में न अंडा बनेगा न अंडा बाहर निकल पाएगा, अंडे का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ गर्भधारण नहीं कर सकती क्योंकि दूध बनाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है और बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और जब तक ये हार्मोन निकल रहे हैं मस्तिष्क के अंदर से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलता, ना ही अंडे का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ए क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? ठीक है, यौन संचारित रोग यानी यौन संबंध बनाने से फैलने वाला एक रोग है एड्स। आपको बता दें एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक यौन संचारित रोग है जो किस एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है HIV। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस
और यही वायरस एड्स रोग फैलाने का काम करता है। एड्स बच्चा एक लाइलाज बीमारी है, अगर किसी को एड्स हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर तो भैया यमराज के पास का पत्ता कट गया है ना, टिकट कट चुका है, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। तो एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करना है, ऐसा ब्लड अपने शरीर में नहीं चढ़वाना है जो संक्रमित हो, ठीक है। अगर ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो एड्स नहीं होगा। बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक एमटीपी सुरक्षित मानी जाती है? आपको बताना प्रेगनेंसी के कितने टाइम तक, प्रेगनेंसी के कितने टाइम तक एमटीपी कराया जा सकता है, अबॉर्शन कराया जा सकता है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 28 सप्ताह या 35 सप्ताह? गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक एमटीपी सुरक्षित माना जाता है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 28 सप्ताह या 35 सप्ताह? ठीक है, ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेफ होता है? तो मेरे दोस्त ये आपको याद रखना है, 12 सप्ताह। अगर एक महिला 12 सप्ताह तक क्या करती है, चेक कराती है, तो ये उसके लिए सेफ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाएगा? 12 सप्ताह। कितने? 12 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है? आपको बताना है इनमें से वह कौन सी विधि है जो एक दंपत्ति के द्वारा अपने इच्छानुसार इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से वह कौन सी विधि है जो एक दंपत्ति द्वारा अपने इच्छानुसार इस्तेमाल किया जाता है? इसमें किसी भी तरह के ना डॉक्टर की आवश्यकता है, ना ही हमें किसी भी तरह के भौतिक साधन की आवश्यकता है। बताओ इसमें से वो कौन सी विधि है? तो भैया प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि में बाह्य स्खलन आएगा। बाह्य स्खलन का मतलब होता है सेक्स के दौरान वीर्य को बाहर निकाल देना। आवधिक संयम का मतलब है आतर चक्र के 10वें से लेकर 17वें दिन के मध्य में संभोग करने से बचना। तीसरा स्तनपान अनातर्व 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाना। ये तीनों विधियां किसमें आती हैं? प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी पर हमने क्या कर दिया, वोट कर दिया। डी पर हमने क्या किया, वोट कर दिया और ये आपका आंसर 64